हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ के रखा है। उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सिमिलरिटीज़ ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ आप लोगों को मिल जाती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्या सर कोई डिफरेंसेस नहीं हो सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एंड एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का। मतलब क्या? मतलब जो 4D 5D सीरीज़ के मेंबर्स हैं, इनका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहना होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द 3D सीरीज़। फर्स्ट रो एलिमेंट्स के जो मेंबर्स हैं, इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकते गाइस। जनरली अगर हम लोग मॉलिब्डेनम की बात करते हैं, टंगस्टन की बात करते हैं, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हम लोग 3D सीरीज़ की बात करते हैं, तो जो 3D सीरीज़ है उसमें आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हैं तो ये +7 मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। मैग्नीज के केस में आपको मिल सकती है +7 मिलती है। सिर्फ मैग्नीज का एक ही कंपाउंड है, दैट इज मैग्नेट, पर मैग्नेट, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग 4D एंड 5D सीरीज की बात करते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है +8। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलता है? +8। फॉर एग्जाम्पल रुदेनियम इन रुदेनियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम इन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, राइट। तो ये है कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। अब हम लोगों को चलना है गाइस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की तरफ। हमें चलना है अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की तरफ। लेकिन आप लोग सोचो, हम डेली लाइफ में कई सारे मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कई सारे मेटल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये मिलते कहाँ से? जैसे हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। भाई ये आपको मिलता कहाँ से? तो ये हम लोगों को मिलता है सर फ्रॉम द माइंस, जिसे हम लोग अर्थ क्रस्ट कहेंगे। जी हाँ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जैसे गोल्ड के माइन में जाए तो गोल्ड ऐसे पड़ा मिलेगा क्या? आयरन के माइन में जाए तो आयरन ऐसा पड़ा मिलेगा क्या? नहीं। कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में रह सकते हैं। मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं गाइस, ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं। जैसे हम लोग ऑकरेंस कह सकते हैं। कभी कभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग फ्री स्टेट कहते हैं, या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेटिव स्टेट। तो ये कौन से होते हैं? तो जो नोबल है, मतलब क्या है, जो इनर्ट है। जस्ट लाइक गोल्ड हो सकता है, समटाइम सिल्वर हो सकता है, इवन प्लैटिनम हो सकता है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं गाइस जो कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, एयर, मॉइस्चर के साथ वगैरह कंबाइन नहीं होता, एंड इसीलिए इनके माइंस में ये आप लोगों को ऐसे फ्री फॉर्म में मिलते। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहती है, उसे निकाल कर हम लोग इन्हें प्यूरीफाई करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं ये हम लोगों को मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। किस में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट। मतलब क्या? जैसे कंपाउंड के फॉर्म में कार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं। मैक्सिमम जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, एंड उनमें से ही हम लोगों को मेटल को निकालना है। जैसे हमें आयरन को निकालना है तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, जिंक को निकालना है तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, कॉपर को निकालना है तो कॉपर को यहाँ से निकाला जाता है गाइस। सोचिए, कॉपर को यहाँ से हम लोग निकालते हैं। मतलब ये कंपाउंड्स हैं, मतलब इनके ऊपर बहुत सारी ट्रीटमेंट हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, एंड धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कैसे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आयरन की मेटलर्जी पूरी पढ़ के दिखानी है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यहाँ पर हमें पहले कुछ टर्म्स को समझना है। दैट इज, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब मिनरल का मतलब क्या होता है? अ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड, naturally occurring compound in earth crust, which contains inorganic salts रह सकते हैं, सॉलिड्स रह सकते हैं, या फिर सिलिशियस मैटर हो सकते हैं, राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं मिनरल। जैसे ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिखे थे, ये सारे के सारे गाइस मिनरल है। क्या है? मिनरल्स है।
ठीक है। देन इसके बाद एक और डेफिनेशन समझिए, दैट इज ओर। अब ओर क्या होता है? अ मिनरल कंटेनिंग हाई अमाउंट और हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, फ्रॉम विच metal is extracted on industrial scale और आप लोग कह सकते हैं इकोनॉमिकल स्केल। और क्या है? ऐसा मिनरल जिसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है मेटल का, एंड वहाँ से हम लोग मेटल निकालते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे इकोनॉमिकली। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिएगा, इस सारे के सारे जो ओर्स हैं ये मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। क्या कहा मैंने? कि सारे के सारे ओर्स ये मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। क्यों नहीं हो सकते? चेक करते हैं। हमारे पास कुछ मिनरल्स हैं और उनमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन कैसे ओर का काम करते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स की स्टडी अगर हम लोग करें तो एलिमेंट्स, देन मिनरल्स का कॉलम बनाता हो, एंड देन फाइनली बताएंगे कि और कौन सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द आयरन। गाइस, आयरन हमें बहुत सारे कंपाउंड के अंदर मिलता है, जैसे हीमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसके अलावा ये आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसके अलावा ये आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लिमोनाइट, जिसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस Fe2O3 इंटू थ्राइस H2O। इसके अलावा ये आपको मिलता है आयरन पायराइट के फॉर्म में, राइट? आयरन पायराइट के फॉर्म में आप लोगों को भी मिलता है ये। नाउ आयरन पायराइट मतलब होता है FeS2, एंड इसके अलावा ये आपको मिलता है सिडेराइट के फॉर्म में। इवन यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे। इन सब में देखिए क्या है? आयरन है। तो ये मिनरल्स है, लेकिन इतने सारे मिनरल्स होने के बावजूद हम लोग आयरन कहाँ से निकालते हैं? तो हम लोग आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द हीमेटाइट। मतलब हीमेटाइट क्या हो गई गाइस? ओर हो गई। अरे हीमेटाइट क्या हो गई? ओर हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग जिंक की बात करते हैं तो जिंक हमें कहाँ कहाँ मिलता है? तो जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक ब्लेंड। इसके अलावा कैलामाइन दैट इज जिंक कार्बोनेट होता है। इसके अलावा जिंसाइट मतलब ZnO, यहाँ पर भी जिंक प्रेजेंट होता है। आउट ऑफ दिस हम लोग जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द जिंक ब्लेंड। मतलब ये कि जिंक ब्लेंड क्या हो गया? और हो गया। किसका? जिंक का हो गया। अगर हम लोग कॉपर की बात करते हैं गाइस, तो कॉपर के भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसमें एक होता है चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाल्कोसाइट। इसे हम लोग चाल्कोसाइट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, राइट? इसके अलावा ये आप लोगों को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द क्यूपराइट के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O। गाइस, कॉपर आप लोगों को और भी फॉर्म में मिलता है, जैसे मैलाचाइट हो गया या फिर कॉपर ग्लांस हो गया। इस फॉर्म में भी आप लोगों को मिलता है। तो चाल्कोपाइराइट यहाँ पर अगर देखें तो ये ओर का काम करता है। मीन्स मैक्सिमम जो कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं कमर्शियली, वो कहाँ से निकाला जाता है? दैट इज CuFeS2 से निकाला जाता है। तो यहाँ से साबित होता है कि सारे के सारे ओर्स मिनरल्स तो है ही है, कंपलसरी है, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते। नाउ मेटलर्जी, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अब मेटलर्जी का मतलब होता क्या है? हम लोगों को एक चीज़ पता चल गई कि जो मेटल्स वगैरह हम लोग निकालने वाले हैं, ये कहाँ से हम लोग निकालते हैं गाइस? दैट इज़ फ्रॉम द ओर। मेटलर्जी मतलब क्या होता है? कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। मतलब ये कि जैसे हम लोग खाना बनाने की प्रोसेस को कुकिंग कहते हैं,
वैसे ओर्स में से मेटल निकालने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेटलर्जी। कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। एंड डिपेंडिंग ऑन द ओर हम लोग क्या करते हैं, मेटलर्जी में 3 जनरल टाइप्स की मेटलर्जी को यूज़ करते हैं, जिसमें पहला जो टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं पायरोमेटलर्जी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पायरोमेटलर्जी। अब गाइस यहाँ पर पायरो ये नाम है, पायरो का मतलब होता है हीट। तो पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसी प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच metal is extracted from its ore at high temperature by heating with or by using reducing agents। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोक मतलब कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड इवन एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। पायरोमेटलर्जी क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग ओर्स में से मेटल तो निकालते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं? तो बाय हीटिंग विथ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स? तो कोक हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, दूसरा एल्यूमिनियम भी आप लोग यूज़ कर सकते हो गाइज। अगर हम लोग एक और मेटलर्जी की बात करते हैं तो दूसरी जो मेटलर्जी होती है इसे हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। ना हाइड्रोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं, तो जो मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करना है उस ओर को हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी सॉल्वेंट में सोलूबल कर देते हैं एंड देन फिर उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाय रिडक्शन। तो हाइड्रोमेटलर्जी बेसिकली अगर है क्या, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन of a metal from aqueous solution of its ore by using suitable reducing agent। इससे हम लोग कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। गाइस इसमें एक चीज़ याद रखिए, हम लोग इस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं गोल्ड को, इवन सिल्वर को भी हम लोग इस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तीसरी जो मेटलर्जी होती है गाइस इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मीनिंग अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ओर है उसका फ्यूज़न करते हैं, उससे मेल्ट कराते हैं एंड देन इलेक्ट्रिक रिडक्शन करके हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक रिडक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल from its ore by electrolysis, है ना, by electrolysis of fused ore of metal। मतलब जो मेटल की ओर है उसका फ्यूज़न करेंगे एंड फिर उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। डिपेंड करता है कि ओर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग पायरोमेटलर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोमेटलर्जी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब समझते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं गाइस, क्या आपको पता है? कुकिंग में भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सब्जी बनानी है तो पहले सब्जी खरीद के लाना पड़ेगा, उन्हें साफ करना पड़ेगा, है ना, वॉश करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा और फिर जाके आपकी कुकिंग की प्रोसीजर स्टार्ट होगी, फाइनली सब्जी बनेगी, मतलब सब्जी आपका प्रोडक्ट हो गया। हमें मेटलर्जी में क्या निकालना है, मेटल। तो मेटलर्जी में भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं गाइज एंड इसमें सबसे पहली वाली जो स्टेप होती है इसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब
कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसे समझते हैं। दैट इज रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स। नाउ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, तो ये जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं गेंज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। कैसे? सपोज करिए कि आप लोग किसी माइंस में गए, जैसे चलो आयरन की बात करते हैं, हमने आयरन के बारे में ही बहुत पढ़ना है। तो आयरन की माइंस में हम लोग गए, तो वहाँ से हीमेटाइट में से हम लोग आयरन निकालने वाले हैं। तो पत्थर उठा है हीमेटाइट का, उसमें क्या पूरा का पूरा हीमेटाइट होगा क्या? नहीं। हीमेटाइट के अलावा उसमें दूसरे कंपाउंड भी होंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा कीचड़ लगा हो सकता है कि थोड़ा सी सैंड हो। तो ये अनवांटेड इम्प्योरिटी जो है इससे हम लोग कहते हैं गेंज। एंड रिमूवल ऑफ द गेंज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन से आप लोगों को क्या मिलता है कि ओर में मेटल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को 1 मार्क की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि बताइए कि गेंज क्या है। तो गेंज क्या है? द अनवांटेड मटेरियल, सैंडी मटेरियल, मडी मटेरियल और मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है, विच इज एसोसिएटेड विद द ओर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? गेंज। इसे हम लोग कहते हैं गाइस गेंज। नाउ गेंज की अगर बात करें तो गेंज अलग अलग टाइप का हो सकता है, एंड उसमें कौन सा गेंज है, कौन सी और हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग इन हाइड्रोलिक क्लासीफायर, एंड हाइड्रोलिक क्लासीफायर में वॉश करते हैं ओर को पानी के अंदर। इसके अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हो फ्रोथ फ्लोटेशन की प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन की प्रोसेस जो होती है ये हम लोग यूज़ करते हैं मेनली फॉर द सल्फाइड ओर। इसके अलावा आप लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हो गाइस। मैग्नेटिक सेपरेशन, अब मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे? तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे ओर या फिर गेंज, इसमें से कोई मटेरियल अगर मैग्नेटिक होगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। अब हम लोग चलते हैं अबाउट द एक्सट्रैक्शन, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हीमेटाइट, फ्रॉम हीमेटाइट। अब हीमेटाइट से हम लोग आयरन कैसे निकाल सकते हैं, जरा उसके बारे में सोचिए। देखिए हीमेटाइट मतलब क्या होता है? Fe2O3। यहाँ से हम लोगों को आयरन को निकालना है गाइस। एंड हीमेटाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मेनली होता क्या है? तो इसमें मेनली आपको हीमेटाइट मिलता है, इसके अलावा सिलिका मिलता है, इसके अलावा एल्यूमिना भी मिलता है Al2O3, एंड इसके अलावा थोड़ा सा मैग्नीज का ऑक्साइड भी होता है, थोड़ा सा फॉस्फेट भी होता है। तो ये कंपोजिशन है इस हीमेटाइट ओर का। अब जरा सोचिए कि इसमें ये जो मटेरियल्स हैं गाइस, क्या ये मटेरियल्स गेंज नहीं हुए? ये मटेरियल्स क्या हो गए? गेंज हो गए। अब मेटलर्जी अगर कैरी आउट करानी है आप लोगों को, तो आप लोगों को इन्हें हटाना पड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, एंड देन आप लोगों को मेटल मिलता जाएगा। अब सोचिए ये जो आयरन है, आयरन हम लोग हीमेटाइट से निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस नाम का डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग गेंज तो रिमूव करेंगे, लेकिन इस ओर के साथ साथ हम लोग क्या मिक्स करेंगे? राइट, ओर के साथ साथ हम लोग मिक्स करते फ्लक्स। यहाँ पर यूज़ करते हैं लाइमस्टोन को इन द फॉर्म ऑफ द फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या? फ्लक्स मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि गेंज के साथ रिएक्ट होता है। मतलब गेंज को रिमूव करने के लिए हम लोग जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं गाइस, उसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स। नाउ लाइमस्टोन की अगर बात करते हैं तो लाइमस्टोन का जो फॉर्मूला आप लोगों को मिलता है, ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। राइट, बेसिकली ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। एंड जब हम लोग इसे हीट करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, तो इसे हम लोग हीट करते विथ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कोक। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोक का। कोक के अंदर कार्बन है, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड थोड़ा सा कार्बन, ये दोनों मिलकर इस ओर को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, हीमेटाइट को रिड्यूस कर देते हैं, एंड तब जाके आप लोगों को मिलेगा मेटल। तो बेसिक जो थीम है एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन की, वो क्या है कि ओर को फ्लक्स के साथ मिला देंगे, एंड देन
कोक के साथ मिला देंगे और फिर उसे हीट करेंगे ताकि ओर का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, तो इसमें सबसे पहले वाली जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है वो है कॉन्सेंट्रेशन। देखिए यहाँ पर जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं हेमाटाइट की ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, वो होती है वॉशिंग इन हाइड्रोलिक क्लासीफायर। वॉशिंग इन हाइड्रोलिक क्लासीफायर, हाइड्रोलिक क्लासीफायर में हम लोग वॉश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सोचो जरा, हेमाटाइट आयरन की ओर है ना, हेमाटाइट अगर आयरन की ओर है तो वो हेवी है एंड इसके अंदर जो गेज होता है गाइस वो लाइटर होता है, हल्का होता है। इसलिए जब हम लोग पानी से वॉश करने की कोशिश करते तो हल्का गेज मटेरियल दूर तक जाता है एंड हेवी ओर पार्टिकल्स बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए, हेमाटाइट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए बेसिकली हम लोग इसी ओर का इस्तेमाल कराते हैं, राइट। इसमें सेकेंड वाली जो स्टेप होती है गाइस वो होती है रोस्टिंग। सेकेंड वाली स्टेप कौन सी होती है, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो रोस्टिंग का बेसिक मतलब होता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। हमारे पास जो ओर है जो कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है, इसे अब हम लोग क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, राइट। तो रोस्ट करते समय हम लोग क्या करते हैं, जब एयर के साथ इसे हीट करते हैं तो ओर के अंदर अगर कोई सल्फर है या अगर कोई आर्सेनिक है तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, एयर के साथ कंबाइन होगा एंड ये रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स। जैसे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ऑक्साइड, ये भी वोलेटाइल होता है, ये निकल जाएगा। एंड मजे की बात ये है कि अगर हेमाटाइट के अंदर फेरस ऑक्साइड है, FeO, हेमाटाइट के अंदर अगर फेरस ऑक्साइड है तो ये जो फेरस ऑक्साइड होता है, ये फेरस ऑक्साइड कन्वर्ट होता है इनटू Fe2O3, राइट, इनटू Fe2O3 में ये कन्वर्ट होता है ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस रिएक्शन को बैलेंस अगर कराना है तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे बैलेंस करा सकता हूँ क्या, यहाँ पर देखिए Fe2O3, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा जो फेरस ऑक्साइड्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हेमाटाइट में कन्वर्ट हो गया। मतलब पूरा का पूरा गेंज वगैरह अब कम हो गया, पूरा निकला नहीं है, वो गेंज उसी के साथ है, बहुत सारा गेंज प्रेजेंट है। जो इजीली रिमूवेबल था वो इजीली निकल गया, लेकिन फिर भी बहुत सारा कुछ होता है। एंड इसमें अब तीसरी वाली जो स्टेप होती है गाइस वो होती है रिडक्शन की। एंड उस रिडक्शन की जो स्टेप होती है, इस रिडक्शन को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होती है इन द मेटलर्जी ऑफ द आयरन। अब बेसिकली करेंगे क्या, इस प्रोसेस में करेंगे क्या, हम लोग सोचते हैं आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ चुकी है, इसमें अब हम लोग फ्लक्स ऐड करेंगे एंड इसमें हम लोग कोक ऐड करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड फिर इसे हम लोग हीट करेंगे इन द ब्लास्ट फर्नेस। किसके अंदर हीट करेंगे, तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इसे हम लोग हीट करेंगे, जहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन होगी एंड आप लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। फिर हम लोग उसमें से आयरन को सेपरेट करेंगे। थर्ड वाली जो स्टेप थी दैट इज रोस्टिंग। मैंने बताया आपको कि ये कैरी आउट हम लोग किस में करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में। तो जो ब्लास्ट फर्नेस होता है गाइस, ये बहुत बड़ा एक कंटेनर होता है, राइट। एंड नॉर्मली अगर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस की बात करते हैं तो नियर अबाउट 25 मीटर हाइट होती है इसकी, बहुत बड़ी, एंड 5 to 10 मीटर इसकी विड्थ होती है। जरा सोचिए ये कितना जियांट एपरेटस होगा, है ना, बहुत बड़ा एपरेटस होगा जो कि कुछ ऐसा होता है। जो ब्लास्ट फर्नेस होता है इसे हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं गाइस, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं हर्थ, ये एकदम बॉटम पार्ट है। सेकेंड वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं बोश, ये देखिए ऑलमोस्ट मिडल वाला पार्ट है। एंड तीसरा जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं स्टैक। ना ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, ये ब्लास्ट फर्नेस कैसे ऑपरेट करता है, तो इसे ऑपरेट करने के लिए हम लोग कप एंड कोन का रीअरेंजमेंट लगाते हैं। मतलब इसके टॉप में अगर देखें, ये सिस्टमेटिक डायग्राम नहीं है, इसे ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर कप एंड कोन का अरेंजमेंट होता है। कप एंड कोन मतलब क्या, यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रोविज़न होता है। देखिए जब आप लोग चार्ज यहाँ से पास करोगे
तो ये पूरी तरीके से सर्कुलेट होगा। ये जब ओपन होगा तो यहाँ से हॉट गैसेस क्या हो जाएंगी, एस्केप हो जाएगी। तो चार्ज अंदर आता है एंड हॉट गैसेस यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में जो वर्किंग होता है इसे हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में, 3 अलग अलग जोन में डिवाइड करते हैं। इनफैक्ट एक चौथा जोन भी आता है। अब टेम्परेचर को जरा समझने की कोशिश करिए। ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम द टॉप एंड टू द लोअर एंड, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है एंड ये जो रीजन होता है बोस के नीचे का, ये सबसे हॉटेस्ट रीजन होता है। 1700 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा जाता है, 2000 केल्विन के ऊपर का टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शंस होने वाले हैं उसे अलग अलग जोन में कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, इसे हम लोग समझते हैं। पहला जो होता है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं जोन ऑफ कंबशन। नाउ जोन ऑफ कंबशन होता कहाँ पर है, तो जोन ऑफ कंबशन होता है, इट इज फ्रॉम द 5 to 10 मीटर फ्रॉम बॉटम। देखिए क्या है, फ्रॉम बॉटम। तो नीचे से जो एरिया होता है 5 से 10 मीटर की हाइट तक का, इसे हम लोग कहते हैं जोन ऑफ कंबशन मीन्स नियर अबाउट ये। इस रीजन में होता क्या है, तो जो हॉट एयर के ब्लास्ट है ये हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। एंड यहाँ मेनली कौन सी रिएक्शन आप लोगों को मिलती है, तो मेनली आप लोगों को मिलता है कार्बन का कंबशन एंड ये आपको देता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। एंड इस रिएक्शन में अगर आप लोग हीट की बात करते हैं तो इतनी हीट इवॉल्व होती है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, जिसके कारण और भी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नियर अबाउट 2000 केल्विन तक का टेम्परेचर आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। एंड इतने सारे टेम्परेचर पे थोड़ा सा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी डिकम्पोज होके आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन देता है। और ये जो कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बनता है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो जोन ऑफ कंबशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब सोचिए, जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस धीरे धीरे ऊपर तक जाएगी एंड ऊपर से क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। मतलब क्या, तो इसमें लाइमस्टोन दैट इज फ्लक्स आ रहा है, ओर आ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोगों ने डाला तो रिड्यूसिंग एजेंट बर्न हुआ। तो ये जो हॉट गैसेस है ये धीरे धीरे ऊपर तक जाएगी एंड कई सारे रिएक्शंस आप लोगों को होते हुए मिलेगी। अब इसमें दूसरा जो जोन होता है इसे हम लोग कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन एंड जोन ऑफ रिडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो ये हमें कितने डिस्टेंस पे मिलता है, तो ये आप लोगों को मिलता है 22 to 25 मीटर, मीन्स यू कैन से नियर द टॉप। ये एकदम टॉप पे मिलता है। देखिए ऑलमोस्ट ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर ये आप लोगों को मिलता है। नाउ जोन ऑफ रिडक्शन मतलब क्या, हमारी जो ओर है ये किस फॉर्म में आई है, Fe2O3। इससे रिड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसे रिड्यूस कर देगा तो आप लोगों को मिलेगा आयरन, यहाँ से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस थोड़ी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, ये तो कर ही रहे हैं। थोड़ी क्वांटिटी में क्या होता है, जो Fe2O3 है इसका रिडक्शन कर देता है कार्बन ऑल्सो। तो ये आप लोगों को देगा आयरन एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस। तो ज़रा सोचिए, यहाँ पर जो आप लोगों को आयरन मिलेगा वो आयरन कैसा होगा, तो इट इज़ समवॉट स्पॉन्जी होगा, सॉफ्टर होगा ना, टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है। तो ये स्पॉन्जी आयरन आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। ये हो गए यहाँ पे 2 जोन। ना इसमें तीसरा जो जोन होता है गाइस, इस तीसरे जोन को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। इसे हम लोग कहते हैं जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। अब स्लैग क्या है ये भी आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता है फ्लक्स का मतलब क्या होता है, हाँ। तो सर गेंज को रिमूव करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड हम लोग ऐड करते हैं स्मेल्टिंग में, उसे कहा जाता है फ्लक्स। गाइस फ्लक्स ये जब गेंज के साथ कंबाइन होगा तो कोई ना कोई कंपाउंड बन के आएगा, हाँ। इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग। मतलब जो गेंज बचा हुआ है उसे हम लोग बाहर निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ द स्लैग। तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है नियर अबाउट 20 मीटर की हाइट पे होता है।
कहाँ पर होता है 20 मीटर की हाइट पे, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है इसके थोड़े नीचे। कैसे होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइमस्टोन, ये डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। गाइस ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये कैल्शियम ऑक्साइड गेंज के साथ कंबाइन होता है एंड स्लैग बना देता है। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड ये है एंड ये है सिलिका, ये गेंज था, तो ये क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू द कैल्शियम सिलिकेट एंड ये कैल्शियम सिलिकेट क्या हो गया, स्लैग हो गया। इतना ही नहीं गाइस, अगर कभी यहाँ पर एलुमिना की गेंज प्रेजेंट है, मतलब Al2O3 बराबर है, ये अगर प्रेजेंट है तो आप लोगों को मिलता है Ca3AlO3 एंड यहाँ से रिलीज हो जाता है 3 मोल्स ऑफ द O2। देखिए आप लोगों को कुछ इतना प्रोडक्ट मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो जो इम्प्यूरिटीज़ है, मतलब जो गेंज है, ये यहाँ पर रिमूव हो सकती है। गाइस इसके अलावा हम लोग एक और जोन में इसे डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग जोन ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। अब जोन ऑफ फ्यूज़न की अगर हम लोग बात करते हैं तो जोन ऑफ फ्यूज़न कब मिलता है, तो नियर अबाउट 15 मीटर के आसपास। जोन ऑफ फ्यूज़न क्यों, सोचिए ज़रा, जब रिएक्शन हुआ, मतलब हीमेटाइट का जब रिडक्शन हुआ तो आपको आयरन मिला, बराबर है। ये आयरन यहाँ पर कहीं ना कहीं बना होगा ना, सपोज करिए ये 20 मीटर के ऊपर की हाइट है और यहाँ पर आयरन बना होगा, तो आयरन स्पॉन्जी होगा क्योंकि इतने टेम्परेचर पे आयरन मेल्ट नहीं होता, राइट। तो आयरन बना, ये धीरे धीरे कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आते समय देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, मेल्ट होगा, मेल्टिंग चालू होगी और भी सॉफ्ट हो जाएगा। एंड ये जो रीज़न है, इस रीज़न में फिर क्या होगा कि जो कोई इम्प्यूरिटीज़ वगैरह है, ये धीरे धीरे करके आयरन के साथ क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। जैसे हो सकता है कि मैग्नीज की इम्प्यूरिटी हो सकता है कि कार्बन की इम्प्यूरिटी हो सकता है कि सिलिका की इम्प्यूरिटी हो। और इस रीज़न में क्या होता है कि ये जो सिलिका एंड ये जो फॉस्फेट्स वगैरह है, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे एंड मिक्स हो जाएंगे इस आयरन के साथ, जो कि धीरे धीरे नीचे आएगा। अब देखिए जब आयरन धीरे धीरे नीचे आएगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आयरन मेल्ट होगा, तो उस मोल्टन आयरन के अंदर इम्प्यूरिटी भी आ जाएगी। मोल्टन आयरन के अंदर जब नियर अबाउट 4% तक कार्बन की इम्प्यूरिटी रहती है तो उस आयरन को हम लोग पिग आयरन कहते हैं। मतलब यहाँ पर आयरन बनेगा एंड आयरन बना, इसे हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर देंगे। इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी है, मैग्नीज हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सिलिका हो सकता है, राइट। एंड 4% कार्बन अगर उसमें मिक्स है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिग आयरन। लेकिन पिग आयरन के ऊपर यहाँ पर इस रीजन में अगर हम लोग देखते हैं गाइस, तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ से निकल जाएगा स्लैग, यहाँ से क्या निकल जाएगा, स्लैग। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिला पिग आयरन। क्या मिला, पिग आयरन। तो जो ब्लास्ट फर्नेस है, उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर इतने सारे रिएक्शंस होती है और भी कई सारे रिएक्शंस दिए हैं आपके नोट्स में, आपके बुक में, लेकिन उन्हें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। इतना अगर कहेगा कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, तो इतना सफिशिएंट होता है, राइट, इतना सफिशिएंट होता है उसका एक्सप्लेनेशन। अब मेटलर्जी ऑफ आयरन में आखिरी वाली जो स्टेप होती है गाइस, वो होती है रिफाइनिंग। नाउ रिफाइनिंग का मतलब क्या, तो प्यूरिफिकेशन। आयरन हम लोग जो मिलता है दैट इज फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, उसमें 4% तक कार्बन होता है जिसे हम लोग पिग आयरन कहते हैं। तो बेसिकली उसे हम लोग प्यूरिफाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, या फिर और भी कोई दूसरी प्रोसेस का इस्तेमाल करके, डिपेंड कि आप लोगों ने नेचर कौन सा यूज़ किया, उसका नेचर क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या था। इन सारे फैक्टर्स को जब कंसीडर करते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से एक फैक्टर है दैट इज़ नेचर ऑफ ओर, किस टाइप का ओर आप लोगों ने यूज़ किया। देन उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, दैट इज़ अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे तो मेनली कोक का इस्तेमाल होता है, बराबर है। इसके अलावा इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट।
इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो फैक्टर होता है वो है प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्योर बना, कितना प्योर प्रोडक्ट बना इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगेन इसके अलावा डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अगर वैल्यूएबल हैं तो हम लोग ऐसे मेथड का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ड्यूरिंग द रोस्टिंग आप लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल सकती है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना गाइस, ये सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। राइट, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ आयरन के तरफ। बेसिकली हम लोग जो कमर्शियल आयरन यूज़ करते हैं उसे 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कास्ट आयरन, दूसरा होता है रॉट आयरन एंड तीसरा होता है स्टील। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज़ का, जिसके कारण इनकी ड्यूरेबिलिटी एंड इनकी यूजेबिलिटी अलग अलग हो जाती है। गाइस पिग आयरन की बात करें तो सबसे इम्प्योर फॉर्म दैट इज कास्ट आयरन, सॉरी नॉट पिग आयरन, कास्ट आयरन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कास्ट आयरन ये हार्ड होता है एंड ब्रिटल होता है। देन रॉट आयरन की बात करें तो इट इज़ वेरी सॉफ्ट होता है। एंड स्टील इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता। कास्ट आयरन में 4% कार्बन है, मतलब बेसिकली ये पिग आयरन ही है। हाँ, तो ये 4% कार्बन होता है, लेकिन इसमें देखिए कार्बन कितना है, लेस दैन 0.2%, बिकॉज दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। 1 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है तो वो है रॉट आयरन। एंड इसमें देखिए 0.2 से लेके 2% तक इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ द कार्बन है। कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर द पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पॉट्स बनाने के लिए, पैंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कास्टेड मटेरियल जहाँ पर आता है वहाँ पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके यूजेस को देखो, पाइप्स, बार्स फॉर स्टे बोल्ट्स, इंजन के बोल्ट्स एंड रिवेट्स जो होते हैं उसे बनाने के लिए, क्योंकि ये प्योर आयरन है। एंड स्टील का इस्तेमाल आप लोग जानते हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल होता है, कई सारे टूल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स एंड कई सारे वेपन्स भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटलर्जी ऑफ द आयरन।